नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के सभी बच्चों का एक प्रश्न है और समान प्रश्न होगा। ये मैं कहूँगी कि सभी बच्चों का एक समान प्रश्न था कि मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं और जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखने का एक अंतर होता है कि जीवन परिचय में मैंने आपको वर्बली जब डाउट्स में बताया कि बच्चों जीवन परिचय में जीवन से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं और साहित्यिक परिचय में साहित्य से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं। तो कुछ बच्चे तो समझ गए और कुछ बच्चे थे जो नहीं समझ पाए हैं, तो उनके लिए ये क्लास है, स्पेशल क्लास है उनके लिए साहित्यिक परिचय को लेकर। यहाँ हमने दो साहित्यकारों को लिया है, यानी कि एक हमारे गद्य साहित्य से लिया है और एक हमारे पद्य साहित्य से लिया है। गद्य साहित्य से जो हम साहित्यकार पढ़ने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और पद्य साहित्य से जिन साहित्यकारों को पढ़ने वाले हैं उनका नाम सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इन दोनों साहित्यकारों का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे हम और साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय के अंतर्गत हमें क्या लिखना है और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, ये सारी चीजें आज हम देख लेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैम ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, साहित्यिक कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और कोई भी मेरे पास इस तरह का डाउट अब नहीं करेगा कि मैम साहित्यिक परिचय जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्लास देखनी पड़ेगी। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि साहित्यिक परिचय के अंदर या जीवन परिचय के अंदर आपको कृतियां पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी कोई कवि है या लेखक है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखते हुए कृतियां लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियां लिखिए। तो कृतियां तो आपको याद करनी है, वो आपको जीवन में भी लिखनी है और साहित्य में भी लिखनी है। तो कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कृतियों को लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी किए जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो कृति है ये किस लेखक की है, किस कवि की है, या फिर कुछ कृतियों के नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से इस लेखक की कौन सी कृति है। तो ये कब पता होगा, हम इसका आंसर कब दे पाएंगे, जब हमें पूरा पता होगा कि कृतियां किसकी है, हमने अच्छे से याद करी है, तो ही हमें मालूम होगा। तो हमें उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कृतियां मतलब रचना, जो भी उनकी रचनाएं हैं वो सारी हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर स्पेशल लेक्चर है जिसे कहेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला जो साहित्यकार है, पहले जो साहित्यकार है हमारे, वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और ये है हमारा गद्य साहित्य। क्या है? गद्य शैली के अंतर्गत। तो गद्य शैली के अंतर्गत हमें साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कृतियां कैसे लिखनी है, यहाँ देखेंगे। तो क्या लिखा है प्रश्न, अगर इस तरह से आ जाता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, या फिर प्रश्न आ जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय, यहाँ आ जाता है केवल जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो साहित्यिक की जगह जीवन लिखना है और जीवन की जगह साहित्यिक लिखना है, बाकी आपको सब कुछ ऐसा ही लिखना है, ठीक है। कृतियां हमारी ऐसी आएगी, है ना। तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर जो आंसर है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अंदर हम जीवन से जुड़ी हुई बातों को पढ़ेंगे। तो जीवन से जुड़ी हुई बातें कौन कौन सी है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। मेरठ जनपद, मेरठ जिला बोल सकते हो कि मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे ये बताना है। अगर माता पिता का नाम आया है तो आप माता पिता का नाम लिख सकते हैं, और नहीं आया है तो माता पिता का निवास स्थान कहाँ था। निवास स्थान हमने जब भी जीवन परिचय में पढ़ा है, निवास स्थान पढ़े हैं कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, तो वो माता पिता का स्थान होता है। तो इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल यानी बचपन लखनऊ में ही बीता। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त करी। कहाँ से? लखनऊ से प्राप्त करी, ठीक है। अब आगे आ जाइए कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? काशी में। काशी कैसे कहते हैं? बनारस, वाराणसी, ठीक है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंधन इन्होंने PhD की उपाधि से विभूषित किया गया, और यहीं से इन्होंने D.Litt की उपाधि प्राप्त की। अब आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने D.Litt की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। पाणिनि कालीन भारत
शोध प्रबंधन का के अंतर्गत पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त करी थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी? लखनऊ से करी थी। या फिर कहेंगे कि इन्होंने जो एमए किया है वो कहाँ से किया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। तो बाकी सारी शिक्षा दीक्षा उनकी लखनऊ में हुई है, केवल और केवल उनका जो एमए था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और भी ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि डी लिट की उपाधि किस लेखक या किस साहित्यकार ने प्राप्त करी थी? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने प्राप्त करी थी। पाणिनि कालीन भारत शोध संस्थान में से पीएचडी की उपाधि किसने प्राप्त करी थी? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने प्राप्त करी थी। तो याद हो जाएगा ये सारा। तो ये था हमारा जीवन परिचय। और भी है, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी को नियति ने हमसे छीन लिया। तो यहाँ तक देखिए अंत, शुरुआत आप जन्म से करेंगे और इसका जो अंत होगा, समापन, वो आप मृत्यु से करेंगे। तो ये जीवन परिचय होता है कि जन्म से लेकर जन्म के बाद जो भी कार्य हुआ है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी उनकी क्रियाएं हुई है, जो भी उनका परिचय था, जो भी उन्होंने कार्य किया है, शिक्षा प्राप्त करी है, तो ये सारी चीजें जीवन के अंतर्गत आएगी और अंत में इनकी मृत्यु की तारीख आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या देना है? जीवन परिचय है। ये क्या है? जीवन परिचय। और जीवन परिचय के साथ अगर कृतियां पूछी जाती है तो जहां भी है आप यहाँ हेडिंग लिख दीजिए, या आ गई हमारी कृतियां। ठीक है, और यहाँ जितनी भी कृतियां, इनकी कोई जितनी भी कृतियां आती है आपको वो कृतियां लिखनी है, चाहे वो निबंध संग्रह, चाहे कथा संग्रह हो, चाहे आलोचना संग्रह हो, या उपन्यास हो, या कहानी संग्रह हो, या संस्मरण हो, जो भी हो सारे आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम करते हैं इनकी साहित्यिक परिचय। ये साहित्यिक सेवा भी लिख सकते हो और इस सेवा को परिचय भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? परिचय। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। क्या क्या रहे? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या करा? लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक रहे हुए, निरीक्षण का कार्य करा है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी रहे हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है उसके अध्यक्ष पद पर भी वे आसीन हुए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। पुरातत्व यानी कि पुरानी चीजों को लेकर, ऐतिहासिक चीजों को लेकर, उन्हें कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साहित्यिक परिचय के अंदर क्या बताया है कि वे साहित्य के क्षेत्र में वो किन किन पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उनकी जो रुचि थी वो किसमें थी और उन्होंने अपना मुख्य विषय क्या बनाया। तो ये क्या आ जाता है? साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। और भी आता है बच्चों, और भी देखते हैं हम। देखिए कि इन्होंने प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास का प्रारंभिक रूप। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास का प्रारंभिक रूप। अब प्रारंभिक रूप कैसा होता है? बिल्कुल ही प्रारंभिक, आदि मानव बोल सकते हैं। ठीक है, उस समय का युग, उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया कि संस्कृति क्या है और भारतीय इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास किस प्रकार संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आज की पीढ़ी इस संस्कृति को का कितना अनुसरण कर रही है। तो ये सारी चीजें वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने साहित्य में दी है। वे अनुसंधानदाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। अनुसंधान, क्योंकि प्रागैतिहासिक विषयों को उन्होंने उजागर किया। वे पुरातत्व का जो पुरातत्व था उनका मुख्य विषय था, तो इसलिए अनुसंधान उनका एक बोल सकते हैं संधान, इसको बोलेंगे संधान। ठीक है, तो अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। तो उन्हें पुरानी चीजों को, पुराने साहित्य को खोज करने की एक अच्छी पकड़ थी। निबंधकार थे वे, संपादक थे वे, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए थे। आगे देखिए, अब आते हैं हम यहाँ पर उनकी कृतियों की बात करते हैं। तो अब चाहे आप जीवन परिचय लिख रहे हो तब भी आपको ये कृतियां लिखनी है, चाहे आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तब भी आपको ये कृतियां लिखनी है। तो यहाँ साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है कि यहाँ हमने साहित्य के क्षेत्र में क्या पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन से पद पर आसीन रहकर कार्य किया, कौन कौन से विभाग में संचालक रहे, कहाँ अध्यक्ष रहे, कहाँ पर निरीक्षक के रूप में रहे और
किन किन विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यक्षता करी, कौन कौन से विश्वविद्यालयों में कार्य किया, किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आई थी। तो साहित्यिक परिचय में आपको ऐसे ही लिखना है। अब आता है कृतियां। तो डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो निबंध संग्रह, सबसे पहले क्या आएगा, निबंध संग्रह जो उपलब्ध है उनके अनुसार ही बताया जाएगा। पृथ्वीपुत्र उनका निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति, ये निबंध संग्रह है बच्चों, निबंध नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 निबंध लिख दिया और इनको लेखक साबित कर दिया, ऐसा नहीं। संग्रह है, एक संग्रह में कई निबंध लिखे गए हैं, ठीक है, कई विषयों को उठाकर। पृथ्वीपुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र, ठीक है। तो पृथ्वीपुत्र के लिए क्या क्या निबंध हो सकते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आए। कला और संस्कृति के विषय में कितने विषय हो जोड़ सकते हैं, कितने टॉपिक ले सकते हैं, प्रकरण ले सकते हैं, वो सारे के सारे कला और संस्कृति के अंतर्गत आ गए। कल्पवृक्ष उनका निबंध संग्रह है। भारत की मौलिक एकता, भारत भूमि और वाग्धारा आदि, ये सब क्या है, उनके निबंध संग्रह है। और इनमें से जो भी आपको याद रहते याद रखने हैं, जो भी नहीं, मैं कहूंगी सारे याद रखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भारत भूमि जो निबंध संग्रह है, भारत भूमि किसकी रचना है। अब सबसे पहले क्या है, हमें पता ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है, कला और संस्कृति किसकी रचना है, कल्पवृक्ष किसकी रचना है, भारत की मौलिक एकता किसकी रचना है, वाग्धारा किसकी रचना है। तो ये सबको पता होगा, जब हम पढ़ेंगे हम याद करेंगे। बार बार आपको पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलेगा, तो पढ़ना है, आपको पढ़ते रहना है। आगे चलिए बच्चों, दूसरा है इनका, पहला क्या था हमारा, निबंध संग्रह, तो हमने निबंध संग्रह देख लिया। अब ये दूसरा जो उनकी रचना है, कृति है, शोध पाणिनि कालीन भारत। कौन सा शोध किया है उन्होंने, शोध किया है, वो भी कौन सा शोध किया है, पाणिनि का जो काल था उस काल में भारत किस प्रकार था, ठीक है। पाणिनि व्याकरण के रचनाकार है और व्याकरण के रचनाकार के समय भारत की क्या स्थिति थी, किस तरह का भारत था, उस तरह के भारत का यहाँ पर शोध किया गया है। और संपादन देखिए क्या 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 है कि जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है उन्होंने, बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किया है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृत संस्कृत की अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। तो ये क्या हो गई, उनकी कृतियां हो गई। तो यहाँ तक तो सिर्फ साहित्यिक परिचय दिया है और कृतियां दी है। अब आते हैं हम यहाँ पर भाषा शैली के अंतर्गत। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत भाषा शैली जरूरी है। जीवन परिचय में भी अगर उनकी भाषा शैली पूछ ली जाती है तो ये अलग टॉपिक है, आपको भाषा शैली लिखनी पड़ेगी कि किसी भी साहित्यकार ने अपने साहित्य जगत में या अपने साहित्य संसार में किस भाषा का प्रयोग करा है। तो भाषा क्या है, अग्रवाल की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली है, खड़ी बोली चल रही थी उस समय। तो अग्रवाल जी की, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा है वो कैसी है, शुद्ध है, परिष्कृत यानी बिल्कुल ही साफ सुथरी है और खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता यानी आसानी से समझ में आने लोग, स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। अगर पूछ लिया जाता है कि उनकी भाषा शैली की विशेषताएं बताइए तो क्या बताएंगे, शुद्ध, परिष्कृत, व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता, ये सारी चीजें उनके भाषा की विशेषताएं मानी जाएगी। तो ये अगर आप पॉइंट में भी लिख लेते हो और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करते हो तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा कि हाँ देखिए बच्चे ने क्या करा है, भाषा शैली में बता दिया कि शुद्ध है, परिष्कृत है, व्यवहारिकता है, सुबोधता है और स्पष्टता है। और फिर आपने इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया है कि बता दिया है कि परिशुद्ध कैसे है, परिष्कृत कैसे है, व्यवहारिक भाषा कैसे है, या सुबोधता भाषा कैसे है, स्पष्टता कैसे दिखाई देती है भाषा के अंतर्गत। अगर आपने इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा वर्णन कर दिया इनका, तो फिर देखिए आपके मार्क्स को कौन काटता है, मैं देखती हूँ। फिर इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज किसे कहते हैं, जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, हिंदी भाषी शब्दों को। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं, यानी कि जो तत्सम वे होते हैं जो हिंदी में संस्कृत के आ जाते हैं, और तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जो बोलचाल की भाषा के होते हैं, और देशज शब्द होते हैं वो हिंदी भाषी शब्द कहे जाएंगे। कौन से शब्द कहे जाएंगे, हिंदी भाषी शब्द, देशज शब्द होते हैं जो देशी होते हैं। देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे भाषा में सरलता, सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली
उर्दू अंग्रेजी अगर आई है तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। फिर भी हम ना लिख के उर्दू अंग्रेजी लिख सकते हैं। शब्दावली मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्राय नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी प्रौढ़ संस्कृत निष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह, लालित्य विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। अगर आपको ये वाली यहाँ से भाषा थोड़ी सी टिपिकल लगती है तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि उनकी जो शैली थी वो गवेषणात्मक थी, व्याख्यात्मक थी, ठीक है, और सुबोध थी, आसानी से समझ में आने वाली जो भाषा वो थी, उस शैली का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ये थी हमारी भाषा शैली। अब आते बच्चों देखिए साहित्य में स्थान क्या है हिंदी साहित्य में, ये अंतिम रूप आता है। किसी भी साहित्यकार का अगर हम साहित्यिक परिचय दे रहे हैं या जीवन परिचय दे रहे हैं, जीवन परिचय में केवल जीवन परिचय और कृतियां आएगी, लेकिन साहित्य परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले उनका साहित्यिक परिचय आएगा, उसके बाद आएगा उनकी कृतियां, उसके बाद आएगा उनकी भाषा शैली कैसी थी, उसके बाद आएगी अंत में साहित्य में उनका क्या स्थान था। तो साहित्यिक परिचय इसलिए दिया जाता है क्योंकि सब कुछ आ जाता है, किसी भी साहित्यकार का संपूर्ण जीवन परिचय आ जाता है, संपूर्ण साहित्यिक परिचय आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बताया है। तो हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, पुरातत्व विशेषज्ञ कौन थे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हिंदी साहित्य में पांडित्य, हिंदी साहित्य में पांडित्य एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पांडित्य का मतलब कहेंगे कि पंडित, यानी कि निबंध लिखने में पंडित हो गए वो, इसलिए बोलेंगे पांडित्यपूर्ण। क्या कहेंगे, पांडित्यपूर्ण एवं सुललित, बहुत ही सुंदर निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि जो पुरातत्व था उनका मुख्य विषय था, और पुरातत्व का लेख, पुरातत्व का मतलब ये नहीं कि वो खुदाई की चीजों को लिखने लग गए हैं, खोद खोद कर जो हमें हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मिला वो लिखने लग गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमारे प्रागैतिहासिक इतिहास जो हमारा भारत था उस भारत का यहाँ पर वर्णन किया है, चाहे वो पाणिनिकालीन हो, चाहे और भी पुरानी जो संस्कृति है उन चीजों को लेकर यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। समता का मतलब क्या होता है, समानता। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यकार, ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हुआ हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। यहाँ पर दोनों दिया गया है, साहित्यिक परिचय भी दिया गया है, जीवन परिचय भी दिया गया है। अब देखिए जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है कि केवल और केवल आपको जीवन परिचय लिखना है और कृतियां लिखनी है, और साहित्यिक परिचय में क्या करना है, पूरा साहित्यिक परिचय लिखना है। ये देखिए इस तरह से जब हमने ये वाला किया था, यह आ गया हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारा यहाँ तक आया, यहाँ तक जीवन परिचय आ गया। उसके बाद आपको केवल और केवल कृतियां लिखनी है। कृतियां लिखते ही जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर साहित्यिक परिचय स्टार्ट होता है। तो साहित्यिक परिचय आपको कहाँ तक लिखना है, साहित्य में स्थान तक, कहाँ, साहित्य में किसी साहित्यकार का क्या स्थान है वो हमें लिखना है। तो ये हो गया आपका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय के अंदर कौन कौन से बिंदु आ गए हैं, पहला है हमारा साहित्यिक परिचय, नंबर 2 आ गया हमारा कृतियां, नंबर 3 आ गया हमारा भाषा शैली, और नंबर 4 आ गया साहित्य में स्थान। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। 4 बिंदुओं को, इन 4 बिंदुओं का वर्णन करना है। अगर इन 4 बिंदुओं का आपने वर्णन कर दिया है तो आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे जीवन परिचय की तरफ। ये हमारा जीवन परिचय। अब जीवन परिचय के अंतर्गत आपको क्या और क्या लिखना है, केवल और केवल पहला है हमारा जीवन परिचय, जिसमें जन्म से मृत्यु तक, बस जन्म से और मृत्यु तक का वर्णन, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक का वर्णन करना है। और दूसरा केवल और केवल हमें लिखनी है कृतियां। क्या लिखनी है, कृतियां। बस जीवन परिचय में ये 2 चीज लिखनी है, लेकिन साहित्यिक परिचय में हमें क्या करना है, 4 बिंदुओं के अनुसार हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। और ये रहा हमारा 4 बिंदु।
ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे यहाँ पर पद्य शैली के कवि आ गए हैं। कौन है? पद्य शैली के साहित्यकार आ रहे। तो हमने गद्य शैली का साहित्यिक परिचय लिख लिया, अब हम पढ़ेंगे पद्य शैली के साहित्यकार। क्योंकि गद्य में क्या होती है? भाषा शैली होती है, और पद्य में क्या होता है? व्याकरण, काव्यांगों को लिया जाता है। व्याकरण में अलंकार, रस, छंद, इन चीजों को लिया जाता है, भाव लिया जाता है, कला पक्ष लिया जाता है। साहित्यिक परिचय की अगर गद्य शैली की बात करते हैं तो उसमें कला पक्ष और भाव पक्ष ये नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जो पद्य शैली में लिखा गया है, किसी कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है तो उसमें आपको भाव पक्ष और कला पक्ष, व्यावहारिकता, अलंकारिकता, छंद, रस का कहाँ प्रयोग करा है, तो ऐसी शब्दावलियों को आपको लिखना होगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हम ले रहे मैथिली शरण गुप्त कि कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए तथा उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय पढ़ रहे हैं इसलिए हम केवल एक ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जीवन परिचय भी, है ना, जीवन परिचय भी साथ में पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम जीवन परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे कि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देखिए विक्रमी संवत की बात करते हैं तो 1943 ईस्वी, विक्रमी संवत, ईस्वी नहीं आएगा, सिर्फ संवत आएगा, तो ये हमारा संवत आ गया। अब देखिए आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि संवत और ईस्वी में कितना फर्क होता है। अगर आपसे ईस्वी बताया गया है, ठीक है, ईस्वी बताया गया है और संवत पूछा गया है तो इस ईस्वी में 57 आपको प्लस करने हैं, और अगर संवत बताया गया है और ईस्वी पूछा है तो -57 कर देने हैं। तो आपका यहाँ पर ईस्वी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा संवत। ठीक है, क्योंकि 57 वर्ष ईसा से 57 वर्ष पहले हमारा संवत शुरू हो चुका था। तो जब भी आपको संवत पूछा है तो 57 प्लस कर दो, और ईस्वी पूछा है तो 57 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 1886 ईस्वी में और 1943 संवत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? चीरगांव झांसी में जन्म हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। अधिकांश साहित्यकारों की जो शिक्षा दीक्षा है, अधिकांश, क्योंकि वो समय ऐसा था जब इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, इतने विद्यालय नहीं थे, इतने शिक्षा संगठन नहीं थे, शिक्षण संस्थान नहीं थे, तो इसलिए क्या होता था कि अधिकांश साहित्यकारों का, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षित थे और पिता के शिक्षित होते, क्योंकि किसी और को भी पढ़ा रहे, किसी और को भी शिक्षा दे रहे हैं, तो अपने बालक को भी वहीं शिक्षा देते। तो इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही संपन्न हुई थी। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी और संवत 2021 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? संवत 2021 में गुप्त जी का देहावसान हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? जन्म पूछा हमने, जन्म की बात करते हैं तो जन्म 1886 और 1943 संवत चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके सेठ रामचरण गुप्त को साहित्य से बहुत प्रेम था और उनका जो वातावरण था, पारिवारिक वातावरण, वो साहित्य के रूप में ही था, इसलिए उनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। और 12 दिसंबर सन 1946 और संवत कौन सा होगा? 2021 में उनका देहावसान हो गया। तो ये उनका हो गया जीवन परिचय। शिक्षा भी हो गई कि उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी। अब देखिए बच्चों, जीवन परिचय के साथ में एक नंबर आ गया हमारा जीवन परिचय, नंबर 2 आ गया हमारी यहाँ पर कृतियां, कि जीवन परिचय के साथ में आपको कृतियां लिखनी है। तो ये तो हो गया हमारा जीवन परिचय। अब चलते हम गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने के लिए। तो साहित्यिक व्यक्तित्व भी लिख सकते हो, साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? साहित्यिक परिचय। कि मैथिली शरण गुप्त बाल्यकाल से ही, बाल्यकाल क्या होता है? बचपन। कि मैथिली शरण गुप्त बाल्यकाल से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति, गुप्त में हम कहेंगे यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त में बाल्यकाल से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। अब क्यों थी? क्योंकि उनका पारिवारिक वातावरण ही साहित्य के क्षेत्र में था। साहित्यिक, उनका पारिवारिक वातावरण कैसा था? साहित्यकारों का था, उनके पिता थे, घर में जो भी वातावरण था वो साहित्यिक था। ठीक है, अल्पावस्था यानी छोटी आयु से ही छुटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? जिन्होंने द्विवेदी युग का प्रवर्तन किया था, और द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उनकी प्रेरणा, उनके संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। कैसा किया? समृद्ध किया। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काल था ना बच्चों, वो राष्ट्रभक्ति का था, देशभक्ति का काल था। और वही देशभक्ति मैथिली शरण गुप्त के अंतर्गत भी उनके साहित्य के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है कि
उनकी जितनी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के प्रति कई रचनाएं लिखी है। उनका साहित्य पूरा राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है और इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। तो ये उनका साहित्यिक परिचय आ गया कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी और उनका पारिवारिक वातावरण साहित्य क्षेत्र बन गया था। पारिवारिक वातावरण के कारण एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के कारण उन्होंने काव्य यानी कि जो साहित्य है उनसे प्रेरणा लेकर काव्य रचना प्रारंभ करी और हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया और आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति उनके अंदर थी और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से मुखरित उनके जो काव्य थे उनको देखकर जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने उनको किस उपाधि से विभूषित किया? राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता यानी कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक, उनकी जितनी भी प्रारंभिक शुरुआत में जो रचनाएं थी वो कहाँ से प्रारंभ होने लगी, कहाँ से छपने लगी? कोलकाता में एक प्रकाशित पत्रिका थी वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। और इन रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता है। इनमें एक प्रकार से कहानियां कही गई है, यानी कि पद्यात्मक शैली में कोई स्टोरी कही गई है, वो इनकी रचनाओं में है। किनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में, जिनमें भावात्मक सरसता का अभाव है। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये द्विवेदी कालीन सर्व प्रमुख पत्रिका है और सबसे ज्यादा जिसके अंदर संपादन मतलब सबसे ज्यादा पत्रिकाएं सबसे ज्यादा रचनाएं छपने वाली जो पत्रिका है वो कौन सी है? सरस्वती। तो सरस्वती से आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को जोड़िए और महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी कालीन से जोड़िए, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जगत में दूसरे नंबर पर जो काल आता है उसमें कौन सा है? द्विवेदी युगीन काल। तो द्विवेदी युगीन काल कौन सा है? जिसके अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और जिसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं और उनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? सरस्वती। और मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित हुए थे, उनके संपर्क में आने से उन्हें प्रेरणा मिली और उनसे पहले जब तक नहीं मिले थे तब कलकत्ता के एक पत्रिका थी वैश्योपकारक, उसमें प्रकाशित होती थी। और जैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्रिकाओं का संचालन जो प्रकाशन है वो कहां से करवाया? सरस्वती नामक पत्रिका से करवाया। आगे देखिए बच्चों, इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम पहले हो जाता है लेकिन काम की जो वैल्यू है लोगों को बाद में पता चलती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। रंग में भंग उनकी 1909 में प्रकाशित हुई लेकिन 1912 में उन्हें लोगों को पता चला कि रंग में भंग का मतलब क्या है, रंग में भंग कविता का जो भाव है वो क्या है, वो सारी चीजें उन्हें 1912 ईस्वी में पता चली। तो 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी आरंभ हुई। ठीक है, इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। तो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात करने वाली उनकी कौन सी कृति है? भारत भारती। कौन सी है? भारत भारती। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई जिसमें पंचवटी सन 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932 आदि प्रसिद्ध। ये और भी कई कृतियां हैं लेकिन ये जो कृतियां हैं ये इनकी एक तरह से युग प्रवर्तक कवि कृतियां मानी जाएगी। मैथिली शरण को गुप्त जी को राष्ट्र कवि बनाने के लिए इन कृतियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्ध हस्त थे। प्रबंध काव्य, अब देखिए यहाँ पर हम काव्य की बात करते हैं तो काव्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि काव्य को रचने के लिए जिन नियमों को नियमबद्ध किया है, जिन भी योजनाओं को बनाया गया है कि कोई काव्य कैसा होगा। अगर काव्य है, प्रबंध काव्य भी देखिए यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य।
ठीक है। अब महाकाव्य कैसा होता है, जिसमें सर्गों की संख्या ज्यादा होती है, पूरे जीवन को लेकर करा जाता है। और खंड काव्य कैसा होता है, जिसमें एक किसी भी एक खंड को, जीवन के एक पक्ष का वर्णन किया जाता है, वो होता है खंड काव्य। और आप सभी को पता है आपके सिलेबस में खंड काव्य, और अब खंड काव्यों में किसी भी एक व्यक्ति के एक चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब खंड काव्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य दोनों होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो रचनाएं की वो प्रबंध काव्य के माध्यम से की है, नियमों में बंद कर की है, प्रवृत्ति के अनुसार, उनके युग में जो प्रवृत्ति चल रही थी उन प्रवृत्ति के अनुसार करी है। मुक्तक काव्य की रचना नहीं करी है उन्होंने। मुक्तक यानी ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कुछ भी लिख डाला, कोई प्रवृत्ति क्या चल रही है और उन्होंने कुछ भी लिख डाला, ऐसा नहीं है। हमारे देश में उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था और आजादी के आंदोलन को लेकर ही उन्होंने काव्य की रचना करी है, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, यहाँ पर हम जितनी रचनाएं कहेंगे कौन कौन सी, देखिए कि कब भारत भारती हो या रंग में भंग हो या फिर झनकार हो, पंचवटी हो, साकेत हो, यशोधरा हो, जितनी भी रचना हो, जितनी भी रचनाएं हैं, सब में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किसका? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो हम कहेंगे कि गुप्त जी की प्रमुख जो भाषा थी वो कौन सी थी? खड़ी बोली थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। कैकेयी का अनुताप लिखकर उन्होंने अतीत को बताया है। इतिहास है। यशोधरा में देखिए, यशोधरा में जब सिद्धार्थ है यानी कि भगवान बुद्ध जब यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय की बात बताई गई है। ऐसे ही उर्मिला का, साकेत में उर्मिला की व्यथा बताई है कि इतिहास ने सभी को देखा, ठीक है, ये संसार भी है, सभी के दुख को जानता है, राम के दुख को जानता है, लक्ष्मण जो गृह त्याग करके गए थे, सीता जो गृह त्याग करके गई थी, राजपाट छोड़ के गई थी, लेकिन वो जो उर्मिला राज घराने में रह रही थी, भले ही एक साम्राज्य में रह रही थी, भले ही राज घर में रह रही थी, ठीक है, महल में रह रही थी, लेकिन वो जिस तरह का वनवास भोग रही थी शायद इतिहास में उस तरह का वनवास किसी ने नहीं भोगा है। तो उन्होंने इतिहास की उन चीजों को उठाया है, उन चरित्रों को उठाया है जिन चरित्रों की तरफ इस संसार का ध्यान गया ही नहीं था। तो ऐसी ऐतिहासिक पुरातत्व चीजों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग के, हम कहेंगे द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवियों में प्रमुख कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम लिया जाएगा। तो ऐसे गुप्त जी के बारे में अगर आप और भी चीजें जानते हैं तो वो साहित्य परिचय में आप लिखोगे। जीवन और मृत्यु और उनकी शिक्षा को छोड़कर अगर आप और भी साहित्य के क्षेत्र में उनके बारे में जानते हो कि उन्होंने साहित्य को क्या क्या दिया है, किन किन विषयों को उठाया है, क्या क्या उनकी रचनाएं थी, रचनाओं में क्या भाव थे, अगर ये आप लिखना चाहते हो तो वो साहित्य परिचय में आएगा सभी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आती है यहाँ पर कृतियां। अब ये जो कृतियां हैं ये आपको जीवन परिचय में भी लिखनी है, लेकिन जीवन परिचय में आप डिटेल में ना लिख के कृतियों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की है, एक तो अनुदित है और एक मौलिक है। उनका साहित्यिक विशाल है और विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत। अनुदित का मतलब होता है कुछ तो अनुवाद की गई है, कुछ उन्होंने लिया है, और कुछ है मौलिक जो उन्होंने मौलिक रचना करी है, जैसे साकेत और यशोधरा उनकी मौलिक रचना है। ठीक है, मौलिक रचनाओं में देखिए इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित है। भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखी है। इसी रचना के कारण वे राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। किसके कारण? भारत भारती के कारण। आगे देखिए, दूसरा है साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त जी का द्वारा रचित साकेत महाकाव्य ही। साकेत इसे क्या कहेंगे? महाकाव्य कहा जाएगा। तीसरा है इसमें यशोधरा। इसमें उपेक्षित यानी जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। यशोधरा मैंने आपको बताया है कि जब सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध उसे छोड़कर चले जाते हैं, रात को अपने बच्चों के साथ में सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, जब ऐसी अबला नारी किस तरह से जीवन यापन करती है, संसार का सामना करती है, वो चीजें इन्होंने यशोधरा के माध्यम से बताया है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झनकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अग्नग, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि है। तो इन अगर आपको लगता है कि हम इनमें से कुछ चीजें याद करके जीवन परिचय में कृतियां लिख सकते, कृतियां जीवन परिचय में भी पूछी जा सकती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जीवन परिचय केवल पूछा जाएगा और साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और कृतियां नहीं भी पूछी जाती है तब भी आपको कुछ कुछ कविताओं का वर्णन करना होगा, उन्हें लिखना होगा, और अगर पूछी जाती है तो फिर तो आपको लिखना है ही है। ठीक है,
आगे चलिए, अब आता है उनका अनुदित रचनाएं। तो जो पहले पढ़ी थी हमने वो कौन सी थी, मौलिक रचनाएं। अब अनुदित रचनाएं है कि प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार आदि उनकी अनुदित रचनाएं हैं। अब आती है हमारी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में दो चीजें आती है, भाव पक्ष और कला पक्ष। कि भाव पक्ष कैसा था उनका, कला पक्ष कैसा था उनका। तो पहले देखते हैं कि गुप्त जी भावुक हृदय के कवि थे। अब देखिए जो काव्यगत विशेषताएं है ना, ये गद्य में नहीं आती है, गद्य में नहीं आएगी, ये केवल और केवल पद्य में आएगी। ये पद्य में ही काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती है, गद्य में आपको नहीं पूछी जाएगी। इसलिए जो पद्यात्मक शैली में जितने भी कवि है, जिन्होंने पद्य लिखा है, जिन्होंने कविताएं लिखी है, तो काव्य साहित्य, अगर काव्य किसी कवि का परिचय, साहित्यिक परिचय देना चाहते हो तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, और किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देना चाहते हो तो वो थोड़ा छोटा होता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप किसी कवि का साहित्यिक परिचय देना चाहते हो तो आप कवि का दीजिए, क्योंकि आपको जो भी याद है, जो भी अच्छे से समझ में आया वो आप दीजिए, ठीक है। गुप्त जी भावुक हृदय के कवि थे। इन्होंने समाज की विविधता को अपने काव्य का आधार बनाया। कवि ने मनुष्य के समग्र जीवन का चित्रण भारतीय संस्कृति के अनुसार ही किया है, और उनके काव्य में अग्र लिखित यानी कि नीचे लिखित, आगे लिखित प्रमुख विशेषता दृष्टिगत होती है। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सबसे पहले देखिए काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी होती है, भाव पक्षीय, कला पक्षीय और रस योजना। काव्यगत विशेषता कौन कौन सी होती है, पहली कौन सी होती है, भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में क्या होता है कि काव्य में किस तरह के भावों को व्यक्त किया गया है, किस तरह के भावों को व्यक्त किया गया है। जैसे हम ले लेते साकेत। अब साकेत में क्या करा है, उर्मिला के विषय को छेड़ा गया है। उर्मिला कौन थी, जिसे रामचरितमानस में एक तरफ अछूता छोड़ दिया गया था। उसमें रामचरितमानस में ही नहीं, हम कहेंगे कि संसार ने उर्मिला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना नहीं की होती तो क्या इस संसार का रुख उर्मिला की तरफ जाता, उर्मिला की विरह व्यथा की तरफ जाता, उसके दुख की तरफ जाता, उसके संताप की तरफ जाता? कभी नहीं जाता, क्योंकि हमारी नजरें वही देखती है जो समाज हमें दिखाना चाहता है, और समाज ने हमें वही दिखाया है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के राजपाट को छोड़कर जंगल में, वन में निवास करने चले गए थे। वहां उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला था, लेकिन ये नहीं देखने की कोशिश की कि एक उर्मिला नामक महिला थी जो अपने पति से दूर 14 वर्ष तक पति का वनवास भोग रही थी, यानी कि पति से दूरी का वनवास भोग रही थी। सब कुछ था, उसके पास राजमहल था, सब कुछ था, ठाट बाट से रह रही थी, सब कुछ था, लेकिन जो सुख उसे मिलना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पर भाव पक्ष का मतलब है कि उन्होंने भावों की अभिव्यंजना करी है, भावों को प्रकट करने का प्रयास करा है, तो यो किसके अंतर्गत आएगा, भाव पक्ष के अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है हमारा कला पक्ष। अब देखिए बच्चों, कला पक्ष के अंतर्गत वो चीजें आती है कि आपने कौन कौन से काव्यांगों का प्रयोग करा है, कौन से अलंकार का प्रयोग करा है, कौन सी शैली आपकी, कौन सी भाषा है, किस तरह की प्रबंधात्मक रचना है, किस तरह की रस योजना है, किस तरह का काव्य गुणों को प्रयोग करा है, कौन कौन सी शब्द शक्तियों का प्रयोग करा है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, कला पक्ष के अंतर्गत आएगी। मैंने आपको जब हम पद्य पढ़ रहे थे तो पद्य में, क्योंकि हमारा जो अंतिम भाग था, पहले हमने गद्य साहित्य पढ़ा था, गद्य में जितने भी चैप्टर थे वो पढ़े थे, उसके बाद जब भी पद्य पढ़ा था तो पद्य में जब भी काव्य सौंदर्य आता था जब हम सप्रसंग करते थे काव्य सौंदर्य, कि जब भी हम प्रश्न उत्तर करते थे यानी कि सप्रसंग व्याख्या करते थे, उसमें काव्य सौंदर्य आता था। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आता था, भाव और कला। तो मैं आपको क्या बताती थी कि मान लीजिए एक मकान बनाना है, और मकान में बनाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे लोहा होता है, चाहे पत्थर होता है, चाहे मिट्टी होती है, चाहे सीमेंट होती है, तो वो क्या हो गए, उसके लिए कला हो गया। क्या हो गया, कला। यानी कि एक कविता का निर्माण करना है तो कविता के निर्माण करने में हम केवल भावों को तो नहीं रख सकते। अब भावों को कब हम व्यक्त कर पाएंगे, जब शब्दों का गठन किया जाएगा, वर्णों का संयोजन करके शब्दों का गठन, और शब्दों के गठन से हम एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उससे हम यहाँ पर अपने भावों को व्यक्त करेंगे। तो भावों को व्यक्त करने का जो तात्पर्य है, करने का जो साधन है, वो भी क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो शब्द यहाँ पर क्या कहलाएंगे, कला कहलाएगी। क्या कहलाएंगे, कला। तो शब्द क्या हो गए, शब्द। जिस प्रकार से यहाँ पर वस्तु होती है, बहुत सारे सामानों से मकान बनता है, वैसे एक कविता का निर्माण बहुत सारे शब्द समूहों से होता है। अब आ जाता है भाव कि इस मकान में रहने के लिए कुछ मनुष्यों की आवश्यकता होती है, और मनुष्य ऐसे ही नहीं कहीं से भी लेकर आ गए, ऐसे नहीं, उनके बीच में भावनात्मक संबंध होनी चाहिए।
क्या होने चाहिए, भावनात्मक संबंध। तो वो हो जाता है यहाँ पर भाव का कार्य करता है। और कविता के अंतर्गत जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, चाहे किसी की खुशी को व्यक्त किया जा रहा है, क्या चाहे किसी के दुख को व्यक्त किया जा रहा है, किसी के संताप को व्यक्त किया जा रहा है, किसी की देशभक्ति को व्यक्त किया जा रहा है, या किसी के पति प्रेम को व्यक्त किया जा रहा है, किसी की राष्ट्रभक्ति को, किसी को भी व्यक्त किया जा रहा है, वात्सल्यता को व्यक्त किया जा रहा है, किसी को भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरह से कला पक्ष और भाव पक्ष का वर्णन हमें करना है कि एक कविता को लिखने में किन किन भावों का प्रयोग किया गया है और एक कविता को लिखने में किन किन शब्दों और काव्य सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। अब आता है नंबर 3 हमारी रस योजना। देखिए, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। क्या माना गया है, रस को काव्य की आत्मा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर रस की बात करते हैं तो रस बहुत सारे हैं। आप देखिए, करुण रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, और जो हमारी भक्ति रस है, ठीक है, और क्या कहेंगे, वात्सल्य रस है, बहुत सारे रस है, ठीक है, शांत रस है। तो हम यह कहेंगे कि रस अगर नहीं है, कोई पंक्ति लिखी गई है, अब उस पंक्ति में क्या भाव व्यक्त किया गया है, श्रृंगार व्यक्त किया गया है, या संवेद या शांत रस व्यक्त किया गया है, या फिर वात्सल्य रस व्यक्त किया गया है, तो हम क्या बताएंगे, हमें क्या पता चल रहा है कि किसी के प्रेम की बात कही गई है। अब प्रेम में उनका मिलन बताया गया है या फिर वियोग बताया गया है, क्या बताया गया है, मिलन बताया है या वियोग बताया है। तो जो श्रृंगार है वो मिलन श्रृंगार है या संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, यानी कि प्रेम को, किसी नायक नायिका के स्त्री पुरुष के प्रेम को व्यक्त किया गया है तो वो श्रृंगार रस होता है। अगर माता और बच्चे का या पिता और बच्चे के प्रेम को व्यक्त किया गया है तो वात्सल्य रस होता है। अगर कहीं पर चारों तरफ शांत वातावरण, बहुत अच्छा सा कोई व्यक्त किया गया है, भाव व्यक्त किया गया है, वह शांत रस हो जाता है। अगर किसी रौद्र रूप की बात की गई है, कोई बड़ा चढ़ा के और किसी के शौर्य की बात की गई है तो वह वीर रस होता है। और किसी भयानकता की बात करिए कि बहुत खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा बड़ा चढ़ा के, तो वो वहां पर भयानक रस होता है। तो ऐसे रस का संयोजन बहुत जरूरी है। रस योजना अगर किसी काव्य में नहीं है तो वो काव्य नहीं कहलाता है, ठीक है। तो काव्य पक्ष की विशेषताओं में क्या क्या आ जाएगा, भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष आ जाएगा और रस योजना आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आए सभी को। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना। अब मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना भी बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत देखिए भाषा की सहजता, कि आप किसी के दुख को, मर्म क्या होता है, दुख, दर्द, या फिर उसके अंदर की भाव, अगर आप किसी के भाव को व्यक्त करना चाहते हो तो आपने भाषा के किन किन शब्दों का प्रयोग करा है, कैसे कैसे शब्दों का लिया है। जहाँ प्रसून लिखना चाहिए वहां आपने फूल लिखा है, या फिर जहाँ फूल लिखना था जहाँ फूल लिख लिया है होना चाहिए और अगर आपने प्रसून लिख लिया है तो वो थोड़ी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हो जाती है। आपको सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना है तो आप फूल लिखेंगे, और आपको संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे, प्रसून लिखेंगे, पुष्प लिखेंगे, कुसुम लिखेंगे। तो इस तरह से शब्दों का सटीक प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा आता है हमारा शैली की विविधता, कि अलग अलग शैली है, किन किन शैलियों में उन्होंने काव्य रचना करी, तो शैली भी बताना बहुत जरूरी है। नंबर 3 आ जाता है अलंकारिकता। अलंकारिकता का मतलब होता है काव्य को सजाना संवारना, और सजाना संवारने का कार्य कौन करते हैं, आभूषण करते हैं, और आभूषण को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। और अलंकार कौन कौन से, आपको पता है कि अलंकार कौन कौन से होते हैं, कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थों में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार, और जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है वहाँ उभयालंकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलंकारिकता भी आ जाती है। अब आता है छंदों का माधुर्य। छंदों का माधुर्य, छंद किस प्रकार के लिए है, छंद भी होते हैं क्योंकि आप किस छंद का प्रयोग कर रहे हैं, कैसी छंदात्मक रचना है, आपकी लयबद्ध रचना है। तो लयबद्ध, क्योंकि काव्य क्या होता है, गेय पद होता है, और गेय पद क्या होता है, गाने योग्य होता है। आप गाओगे कब, छंदबद्ध रचना होगी जब आपका तुक मिलता हो, जब आपका यति, गति, लय और तुक मिलता हो, तभी वह एक छंदोबद्ध रचना कहलाएगी, और छंदोबद्ध रचना को ही काव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई है कि यहाँ भाषा की सहजता हो गई है, शैली की विविधता हो गई है, अलंकारिकता हो गई है, और छंदों का माधुर्य हो गया है। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमने एक लेखक यानी कि एक लेखक को और एक कवि को साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के रूप में पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमें क्या क्या जीवन परिचय में लिखना है और क्या क्या साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके और क्वेश्चन होंगे कि मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, ठीक
है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से नया चैप्टर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।